नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और एक खास पेशकश हम लेकर हाजिर हुए क्योंकि आज पीएम मोदी 71 साल के हुए हैं और उनके 71 साल होने के मौके पर बीजेपी उसे किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है ये जानना भी जरूरी, लेकिन साथ ही साथ उनके राजनीतिक सफर को भी हम जानेंगे इस खास पेशकश में कि आखिर गुजरात से आया ये नरेंद्र मोदी कैसे पीएम नरेंद्र मोदी बन गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, इस इतिहास में बहुत सशक्त हस्ताक्षर इस नाम का होगा। देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो उस शपथ के साथ राजनीति की एक नई धारा ने भी जन्म लिया। ऐसी धारा जैसी ने विश्व में कभी देखी ना थी, ना कभी सुनी थी। और फिर वक्त के साथ नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत या एशिया नहीं, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बन गए। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। न्यूज 11 भारत भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। वो दीर्घायु हो और देश का निर्माण जिस तरीके से वो कर रहे हैं, वो निर्माण वो लगातार अहर्निश करते रहे, ये शुभकामनाएं हम न्यूज 11 की ओर से भी उन्हें देते हैं। तो नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हें कांटों का ताज मिला था। जी, हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जब पीएम मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात का मोर्चा संभाला था। 2001 का वक्त है वो। लेकिन उसके बाद जो उनका सफर राजनीति का शुरू हुआ वो आज तक चलता रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि वो लंबे समय तक और स्वस्थ रहकर इस देश की बागडोर अपने हाथ में संभाले रखें। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। मोदी ने गुजरात में आए भूकंप के बाद महज 18 महीने के लिए सत्ता संभाला था। 18 महीने के लिए सत्ता संभाला था, लेकिन इस दरमियान उनका काम लोगों के दिलों में जगह बनाने में पूरी तरह से कामयाब रहा। जनवरी 2001 में आए भयंकर भूकंप से भुज शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के लिए जो सराहनीय कार्य किए गए और जो अविस्मरणीय बन चुका है, और यही कारण है कि गुजरात का विकास मॉडल आगे जाकर देश के लिए एक उदाहरण बना। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 26 मई साल 2014 नरेंद्र मोदी ने ली थी पीएम पद की शपथ। बने थे देश के 15वें प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी सिर्फ नाम नहीं, एक शख्सियत का नाम है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के 2004 में सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी के लिए सत्ता में आना आसान नहीं था। यूपीए सरकार के खिलाफ बीजेपी को एक करिश्माई चेहरे की जरूरत थी। ऐसे में पुराने और नए चेहरे में द्वंद्व होना स्वाभाविक था। बीजेपी के लिए चेहरा ढूंढ पाना आसान नहीं था। चेहरा ऐसा जो संघ को भी स्वीकार हो, इसकी तलाश होने लगी, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को अटल आडवाणी की शख्सियत से कोई खास सफलता नहीं मिली। फिर बीजेपी और संघ के थिंक टैंक में सफल और सफलता की कसौटी पर चेहरों को खोजने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी तलाश में एक ऐसा नाम जो बीजेपी को उसकी पहचान से आगे जाता, वो चेहरा मिला। उस पर दांव खेलना सबसे अच्छा था। बीजेपी के अंदर और बाहर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे लाने का विचार या मत उभरा। संघ को भी इसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं था। बस नरेंद्र मोदी को 13 सितंबर 2013 को बीजेपी के एक कार्यक्रम में 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। And decided that Sri Narendra Modi will be our prime ministerial candidate for the coming Lok Sabha election. भले एनडीए के कुछ पार्टनर इससे नाराज थे, पर बीजेपी को नरेंद्र मोदी स्वीकार थे। यूपीए की कमियां और आंतरिक अराजकता से अधिक नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व चमकने लगा। बीजेपी ने यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जनता के समक्ष एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें आगे किया। मोदी को बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन के लिए अपने तंत्र के पूरे इस्तेमाल की ताकत दी। आखिरकार ये चेहरा प्रधानमंत्री प्रत्याशी से प्रधानमंत्री के रूप में बदल गया। बीजेपी के लिए अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। नरेंद्र मोदी को एक ऐसे समय में देश की बागडोर मिली जब उनके सामने चुनौतियां भी थी
और अवसर भी। अपने करिश्माई व्यक्तित्व से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी देश की राजनीति में हिट हो गई। मोदी की सफलता को विदेश में भी काफी महत्व मिला। कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की जो हिम्मत और जज्बा मोदी सरकार ने दिखाई, उसके पीछे देश की जनता की ताकत थी। उन्होंने भारत को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाया। देश में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के इरादे से उन्होंने पहल शुरू की। रक्षा के क्षेत्र में मोदी ने भारत को आत्मरक्षा और आत्मसम्मान का एहसास कराया। उन्होंने सबका साथ सबका विश्वास के सिद्धांत को अपनाया। समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर चलने की सोच ने उन्हें सफलता दी। 7 साल के अपने इस कार्यकाल में ऐसे अनेक काम उन्होंने किए जो दशकों से देश की जनता इंतजार कर रही थी। कश्मीर में धारा 370 में संशोधन जैसे साहसिक फैसले लिए। सीएए को लागू कराया, आज इसका लाभ मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम भी पूरी शांति से चल रहा है। बहुसंख्यक समुदाय के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 3 तलाक पर कानून बनाकर इसे गैर कानूनी करार दिया। इससे अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। महिलाओं के लिए मोदी सरकार की योजनाएं भी बहुत कारगर रही। उज्ज्वला योजना से गरीब महिलाओं के जीवन में सुधार आया। इसके अलावा हर घर में शौचालय की जरूरत को भी उन्होंने अमली जामा पहनाने की कोशिश की। मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत योजना, सबको आवास, सभी घरों में बिजली जैसी योजनाएं देश की जनता के लिए कल्याणकारी रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में देश की जनता ने जो प्यार दिया, वो 2014 से भी अधिक था। मोदी के काम करने की शैली और दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत आज विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भारत के भाग्य निर्माण के लिए अहम माना जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश की रिपोर्ट। तो नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और इस पर हमें खास पेशकश लेकर आ रहे हैं। वजह इसकी है, साफ है, क्योंकि जिस तरीके से सफलतापूर्वक वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ऐसे में ये नेतृत्व हमेशा बना रहे, यही कामना इस वक्त देश की जनता भी कर रही है कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे लगातार और लंबे समय तक देश की सेवा करते हैं। दरअसल 21वीं सदी को जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि 21वीं सदी में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जिसको लेकर आप हमेशा याद रखेंगे। विज्ञान से लेकर हर एक क्षेत्र में बहुत सी चीजें हुई, लेकिन एक ऐसी चीज भी हुई है जिसको आप लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि ये 21वीं सदी थी जिसमें एक ऐसे राजनीतिक हस्ती के सफर की शुरुआत होती है जो आज तक लगातार बिना रुके बिना थके काम कर रहा है। जी हां, हमारे पीएम मोदी लगातार काम करते हैं, बहुत ही कम सोती, यही बात कही जाती है। और आप देखिए कि इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि 21वीं सदी को हम क्यों रखेंगे याद, उसका सीधा और बहुत ही स्पष्ट एक जवाब होगा कि 2001 में जब पीएम मोदी जब मुख्यमंत्री थे, गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर लगातार वो निर्विरोध चुने जाते रहे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है नेतृत्व करते रहे। चाहे वो 13 साल के उनके गुजरात का कार्यकाल रहा हो या अभी तक का 7 साल का कार्यकाल रहा हो, उन्हें चुनौती किसी ने नहीं दी, जो आमतौर पर भारतीय राजनीति के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। कुछ एक अपवाद छोड़ दें तो कुछ एक ऐसी बड़ी हस्तियां होती जिनको चुनौती नहीं मिलती, लेकिन वो एक खास परिवार से संबंध रखता हो तो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उनमें जो काबिलियत थी और उनमें जो एक जज्बा था सेवा करने का जनता का, उसके जरिए वो लगातार आगे बढ़े और इसीलिए किसी ने चुनौती भी नहीं दी। और अब हम आज खास पेशकश में खास मेहमानों के साथ आपका तारुफ करवाएंगे। हम तारुफ करवा दें, सबसे पहले करवाते हैं कि कौन हमारे साथ आज गेस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, मेहमान जुड़ रहे हैं, और इनके साथ हम चर्चा करेंगे पीएम मोदी के पूरे इस सफर की। हमारे साथ जुड़ गए हमारे जो खास मेहमान, हम सबसे पहले आपकी तारीफ करवा देते हैं। सबसे हमारे साथ सरोज सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी जुड़ गए हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे साथ अमरदीप यादव जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के पिछड़ा जाति मोर्चा के प्रमुख हैं। और इसके साथ साथ अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके बीजेपी नेता हैं और असम में सह प्रभारी हैं एसटी मोर्चा के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अभी सबसे चर्चा करा दें, लेकिन हम एक खास चीज आपको बताते हैं कि आज हमारा पैनल कुछ इस तरीके का है जो पूरी तरीके से मोदी जी के उस संकल्प को दिखाता है, सबका साथ सबका विकास, यानी कि समाज के हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। सरोज सिंह जी हमारे साथ है, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी है,
हमारे साथ अमरदीप जी हैं और साथ में अरुण जी भी हैं। तो हम सबसे पहले सवाल जो पूछेंगे वो डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी से पूछेंगे, क्योंकि वो प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं और कई ऐसे मौके आए होंगे जब वो पीएम मोदी के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ होगा, पीएम मोदी से उन्हें टिप्स मिले होंगे। सबसे पहले दिनेशानंद गोस्वामी जी, आपसे ये जानेंगे गोस्वामी जी कि आप इनके जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे और क्या संकल्प लेना चाहेंगे? आज हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज तीन बड़ी बातें हैं। शिल्पीकार विश्वकर्मा भगवान, उनकी आज पूजा का दिन है, जयंती है। इस मिट्टी के सुगंधित पर्व कर्मा पूजा भी आज है। और सबसे बड़ी बात है, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 71वां जन्म दिवस है। मैं इस अवसर पर परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दीर्घायु प्रदान करे, स्वस्थ जीवन रहे और जिस प्रकार से उन्होंने पूरी जिंदगी मातृभूमि की सेवा में अर्पित किया है, लंबे समय तक इस पावन पवित्र मातृभूमि की सेवा करें। और हम सब लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि भारत को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो दुनिया उसके लिए कायल है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से शिखर पर पहुंच रहा है, दुनिया की एक महाशक्ति बन रही है, एक मजबूत भारत बन रहा है, एक गरीबी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त भारत बन रहा है, उस संकल्प को मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरा करे, यही हमारी शुभकामनाएं। सरोज सिंह जी, आपसे भी सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आज संकल्प आपने क्या लिया है, किस तरीके से आप मोदी जी के उस संकल्प को, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरणें पहुंचानी होती है, यानी कि चरैवेती, जो कि आप लोगों का लगातार एक फॉर्मूला चलता है, वो आज क्या संकल्प आपने लिया इस खास मौके पर, इस पावन मौके पर? नहीं, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई, राज्य की जनता की ओर से भी बधाई, झारखंड के लोगों की ओर से भी बधाई, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई। देखिए, एक बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर आपने कहा कि आपने क्या संकल्प लिया। हमने नहीं, पूरी पार्टी जो है उनके जीवन में 21 साल, जब से अक्टूबर 2001 से लेकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब गए वो गुजरात के, और आज प्रधानमंत्री के कुर्सी पर है, तो तब से अब तक 21 साल हो गए उनके सेवा के, देश के लिए 21 साल हुए। तो हम ही नहीं, पूरी पार्टी ने संकल्प लिया है और पूरे भारतीय जनता पार्टी जो है ये पूरे 21 दिन को, आज उनके 17 सितंबर जन्मदिन से लेकर के 7 अक्टूबर तक सेवा एवं समर्पण सप्ताह मना रही है। और ये सेवा और समर्पण सप्ताह में 17 तारीख से लेकर 6 तारीख तक लगातार अलग अलग तरह के कार्यक्रम बने हुए हैं। अलग अलग तरह के कार्यक्रम है, जैसे कि आज जो कार्यक्रम था कि अस्पतालों में फल वितरण से लेकर के, गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में फल वितरण से लेकर के, उनके जन्मदिन पर उनके मंगल कामना के लिए, उनके दीर्घायु के लिए मंदिरों में दीप प्रज्वलन से लेकर के कई तरह के कार्यक्रम आज जो आयोजित किए गए हैं। फिर किसानों के तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, किसान मोर्चा के। मैंने आज 17 तारीख को कई कार्यक्रम है, फिर 18 को कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला बनी हुई है। युवा मोर्चा के जिम्मे कार्यक्रम है, पिछड़े मोर्चा के हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उनके जिम्मे भी है कि आप क्या कहते, तो कई तरह के समाज सेवा के वह कार्यक्रम का नाम ही दिया गया है सेवा और समर्पण। तो पूरे 21 दिनों तक पार्टी के कार्यकर्ता सेवा और समर्पण के रूप में अलग अलग तरह से लोगों के बीच में जाकर के और एक कार्यक्रम को करेंगे। तो पूरी पार्टी ये 21 दिन जो है सेवा और समर्पण के रूप में मना रही है। बिल्कुल। अमरदीप जी, आपने किस रूप में आज के दिन को आप मना रहे हैं और संकल्प आपका क्या है और आने वाले दिनों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया आपने? क्योंकि लगातार पीएम मोदी हर एक शख्स को, चाहे वो बूथ से लेकर किसी भी स्तर का हो, सबको एक लक्ष्य देते हैं। तो क्या और कौन से लक्ष्य को पाने के लिए, कौन सी मंजिल को पाने के लिए आपने संकल्प लिया आज? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का आज 71वां जन्मदिन है। तो सबसे पहले मैं भगवान विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा जी से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि इसी प्रकार निरोगी होकर के और स्वस्थ होकर के वो देश सेवा में लगे रहे। और जहाँ तक संकल्प की बात है, तो हम सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय और योजना और अंत्योदय जो संकल्प है कि अंतिम व्यक्ति का उदय, आदरणीय श्री नरेंद्र दास मोदी जी का
जो 36 वर्षों का जो राजनीतिक जीवन है, 21 वर्षों का जो प्रशासनिक एक जो कुशल नेतृत्व के रूप में उन्होंने प्रशासनिक अपनी क्षमता को जो दिखाया है, तो आज हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ता के रूप में हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक भारत के एक निर्धन परिवार से आने वाले, जो एक रेलवे स्टेशन में उनके पिताजी चाय बेचते थे उनपे, और ये एक कम उम्र में ये सहयोग करते थे, तो एक चाय बेचने वाले एक गरीब परिवार के पुत्र से होकर के भारत माता के पुत्र तक का इन्होंने जो एक सफ़र तय किया। तो आज संकल्प लेने का ये दिन है कि हम जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, सबों का जो दुख दूर करने का जो प्रयास किया कि करोड़ों शौचालय बनाए, करोड़ों बैंक अकाउंट खुलवाए, और उनके जो योजनाओं का जो सीधा उनके अकाउंट में डलवाया, और सबसे जो बड़ी बात है कि गैस चूल्हा जो उनका घर जो है धुआं मुक्त किया, और इस प्रकार से पिछड़ों का जो आरक्षण का जो नीट में उसमें 27% आरक्षण श्योर किया, और पिछड़ा जाति आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया। इस प्रकार से ऐसे अनेकों काम है कि एक सामान्य कार्यकर्ता से विश्व भर के सबसे चर्चित और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में, शासक के रूप में उन्होंने जो सफर तय किया है, ये हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, और करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए, करोड़ों नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। तो हम सब चाहेंगे कि इसी प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी देश की सेवा में लगे रहे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी में हर एक कार्यकर्ता को इस तरीके से शुरुआती प्रशिक्षण मिलता है राजनीति का कि वो जनमानस से इस तरह से जुड़ता है कि उसकी समस्याओं को भी अपना समझता है। जैसे कि बिल्कुल पीएम मोदी को ही माना जाता है कि वो हर एक समस्या से जुड़े होते हैं, उन्हें पता होता है, क्योंकि बचपन भी उनका गरीबी में बीता, और इसी वजह से वो गरीबी और उस दौरान आने वाली समस्याओं को बखूबी जानते हैं। हमारे साथ अरुण राव जी भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि आज क्योंकि बहुत ही खास दिन है, हर एक बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के लिए खास दिन है, क्योंकि उनका नेतृत्व एक ऐसा शख्स कर रहा है जो लगातार काम करता है और काम करने की ही वो शिक्षा भी देता है, कहीं कि कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है। तो अरुण राव जी, आप किस रूप में याद कर रहे हैं और किस तरीके से उनके जन्मदिन को मना रहे हैं आज? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 11 के दर्शकों को करम पर्व विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण आज ये दिन विशेष इसलिए हो जाता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 71वां जन्मदिन है। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बात जरूर करना चाहूंगा कि क्यों नरेंद्र भाई मोदी राजनीतिक फलक में आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अपनी अलग ख्याति कैसे बन गई। 2001 में जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, उसके पहले उन्होंने राजनीतिक जीवन एक संघ के प्रचारक के रूप में शुरू किया। संगठन के विभिन्न पदों पे उन्होंने जमीनी स्तर से काम किया, और गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त वहां भुज के इलाके में भयंकर भूकंप आया था, बहुत प्रलय हुआ था, एक चुनौती भरा समय नए मुख्यमंत्री के लिए, और उन्होंने उस आपदा को अवसर में बदला। और आज आप भुज शहर को जाके देखिए कि वहां पुनर्वास, पुनर्निर्माण का काम कैसा हुआ। 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री की शपथ लिया, उसके बाद से लेके आज 7 साल पूरा हो रहा है। कुछ बातें जो मैं विशेष तौर पे कश्मीर के बारे में बात करना चाहूँ, कई फैसले उन्होंने लिए, बड़े फैसले, लेकिन जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 और धारा 35 सही मायने में एक ऐसा फैसला हुआ जो कश्मीर, जो पूरे एक देश, एक विधान और एक निशान को लागू किया। आप जानते हैं और हम लोग जानते हैं कि पत्थरबाजी से कितने परेशान हम लोग होते थे जो स्थानीय युवाओं से। अक्रॉस द बॉर्डर आतंकवादियों का कितना ज्यादा घटनाएं वो कर रहे थे जम्मू कश्मीर में। 370 के हटने के बाद पत्थरबाजी न सिर्फ बंद हुई बल्कि आतंकवाद की घटनाएं घट गई। न सिर्फ पाकिस्तान को चिताया उन्होंने उनके उस फैसले से जिसको हम लोग 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जाना जाते हैं, और 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ। तो जो आतंकियों को जो पनाह देती थी, आतंकियों को जो लोग लगातार जो देश, हमारे देश में प्रवेश करा रहा था, घटनाएं करा रहा था, उसको इस 2 बड़े फैसले से न सिर्फ देश का मनोबल, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल बढ़ा, बल्कि पाकिस्तान चेता, पूरी दुनिया को इस बात का अंदेशा हो गया कि ये नया भारत है, ये पुराना भारत नहीं है। नई भारत की बात मैं आपको बताता हूं। विश्व के फलक पे आज
अपने देश की बहुत मजबूत साख। हमारे अमेरिका से रिश्ता मजबूत हुए हैं। सऊदी अरब सहित कई इस्लामिक देश है जिन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। जी बिल्कुल आपकी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जी बिल्कुल। तो इस तरह आपने अरुण उरांव जी ने भी अपने उन विचारों को रखा जो वो इत्तेफाक रखते हैं कि आखिर मोदी जी इस मुकाम तक पहुंचे क्यों, क्योंकि उनका जो विजन है वो स्पष्ट है, क्लियर है। उनका विजन साफ है कि उनका जो भी फैसला उनकी सरकार में हो वो जनता तक पहुंचे और जनता की हर एक समस्या को वो अपना लक्ष्य बना लेते हैं। दिनेशानंद गोस्वामी जी से फिर एक सवाल हम करेंगे अभी यहाँ पर। गोस्वामी जी, मोदी जी को हर एक वर्ग, हर एक जो है वो पसंद करता है हर तरीके से। आप किसी भी उम्र को देख ले, चाहे वो बच्चा हो, जब हम चुनाव देखा था चुनाव प्रचार में तो बच्चे की जबान पर होता था, बुजुर्ग भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। तो ये पसंद जो मोदी जी हुए, उनकी स्वीकार्यता जो बढ़ी, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? स्वीकार्यता उनकी जिस तरीके से है कि वो हर एक जाति में, हर एक धर्म में, हर एक उम्र वर्ग में एकदम आसानी से स्वीकार हो गए और लगातार उनकी स्वीकार्यता बढ़ती ही जा रही है। देखिए, जैसा कि आपके यहाँ से बताया भी गया है, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बाल्यकाल गरीबी से बढ़े वो। उनकी माता धर्मपरायण थी, देशभक्ति की पाठशाला, पहली पाठशाला उनकी माँ से ही उनको शिक्षा मिली। अब 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, सांसद बनने के बाद संसद में प्रवेश किए, तो संसद की दहलीज को प्रणाम करते हुए पहला वक्तव्य जो उन्होंने दिया था, देश के आर्थिक संसाधनों का पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म, मजहब को क्यों न मानते हों। वहीं 2008-9 में इस देश के कांग्रेस पार्टी के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो बयान देते थे कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। मोदी जी की सर्वस्वीकृता का मतलब ये है कि इन्होंने भारत में निवास करने वाले सभी भारतीय, चाहे किसी भी क्षेत्र, भाषा, मजहब को मानने वाले हैं, वो भारत माता के पुत्र है और वो सभी भारतवासी हमारे भाई बहन हैं। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दर्शन दिया था, गरीब को केंद्रित मानकर, गरीब के चेहरे में खुशहाली के मुस्कान आए, इसके लिए सारी योजनाएं पिछले 7 साल में केंद्र सरकार ने किया है। अब आप बताएं, 80 के दशक में कांग्रेस पार्टी के एक प्रधानमंत्री थे, वो बार बार कहा करते थे कि दिल्ली से जब 1 रुपया जाता है नीचे 15 पैसा पहुंचता है, अर्थात 85 पैसा बिचौलिए, दलाल और सरकारी कर्मचारी हड़प लेते हैं। अब इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को किया, जनधन खाता खोलवाया। अब गरीब व्यक्ति भी बिना बिचौलिया का उनके अकाउंट में पैसे जाए। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति वज्रपात से या किसी प्रकार अप्राकृतिक मृत्यु होती है तो उसको 2 लाख रुपए बैंक देगी। ऐसे सैकड़ों कल्याणकारी योजनाएं, जैसे अभी चर्चा हो रही थी। अब भारत के 6 लाख गांवों में बसने वाले लोग, जिसको महात्मा गांधी कहते थे देश की आत्मा भारत गांव में बसती है। हमारी माताएं बहनें सूरज ढलने का इंतजार करती थी, शाम के समय तालाब या नदी में शौचालय जाने के लिए उनको सम्मान देने का काम आजाद भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज उन्होंने शौचालय, हर घर में स्वच्छ भारत के नाम से शौचालय बना। हमारी माताएं बहनें जिनके जिम्मे रहता है रसोई पकाना, आज नली में फूंकते हुए उनके फेफड़े खराब हो जाते थे। उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में स्वच्छ ईंधन देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो चाहे महिलाओं का हो, युवाओं का हो, किसान, आज किसान गरीबी अवस्था में रहती है। पहली बार, ऐसे तो सैकड़ों काम है लेकिन 3 काम देश याद करेगा हमेशा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसान जो गांव के सूद से वो सूद के चक्कर में ना पड़े, इसलिए 6,000 रुपये प्रत्येक किसान को हर साल देना। इसके साथ साथ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना। 7 साल में लगभग आपको गेहूं, चावल, धान, बाजरा, तेलहन, दलहन सभी के एमएसपी डबल हो गए। फिर उनके लिए ई मार्केटिंग की व्यवस्था करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करना। अर्थात केवल देश की प्रगति का मापदंड बंबई के दलाल स्ट्रीट स्थित स्टॉक एक्सचेंज नहीं हो तो किसान जो धान, गेहूं, बाजरा उपजाता है, या छोटे कारीगर, छोटे व्यवसायी जो पसीना के बल पर इस देश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बने, उनकी खुशहाली के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई। इसीलिए आज देश का हर वर्ग
आज प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रशंसक है, कायल है, और सभी को लगता है कि प्रधानमंत्री हमारे अभिभावक हैं और हमारे नेता हैं, हमारे घर के सदस्य हैं। यही सवाल मैं पूछूंगा अमरदीप जी से भी, क्योंकि लगातार ये बात कही जाती है कि जो समर्थक हैं बीजेपी के या मोदी जी के, वो एकदम अंध समर्थक होते हैं। तो वो ऐसी कौन सी चीज होती है जो अट्रैक्ट करती है और आप पूरी तरीके से मोदी में हो जाते हैं? वो चीज कौन सी होती है? वो कौन सा आपके अंदर का वो स्रोत होता है जो उस ओर आकर्षित करता है और उनकी स्वीकारता बढ़ती जाती है? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा कि किस कारण से सभी वर्गों के लोग उनको पसंद करते हैं, तो मैं शुरुआत उनके बचपन से करता हूं कि एक छोटा सा बालक चाहे गरीबी से अपना जीवन यापन गुजार रहा हो, उस बालक को भी जब ये जानकारी होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उनका भी जीवन गरीबी से गुजरा और वे छोटे सी उम्र में वह चाय बेचा करते थे। एक चाय बेचने वाला जो किसी चौक चौराहे पर स्टॉल लगाता है या ठेला पर चाय बेचता है, उसको भी ये लगता है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। आने वाला व्यक्ति को भी मुझे इस नज़र से देखता है कि आज ये व्यक्ति चाय बेच रहा है, तो इसी वर्ग का व्यक्ति आज इस देश में प्रधानमंत्री है। किसी राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता इस रूप में देखते हैं कि एक सामान्य से कार्यकर्ता के रूप में जब उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का 1985 में सार्वजनिक राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और उस एक सामान्य कार्यकर्ता से वे प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हुए, तो उन्होंने अपना कर्मठता, अपना संघर्ष जो दिखाया, अपना बलिदान जो दिखाया, उन्होंने परिवार छोड़ा, उन्होंने अपना राज्य छोड़ा, उन्होंने एक प्रचारकी जीवन में लोगों के साथ समन्वय स्थापित करके अन्य राज्यों में संघ का काम का विस्तार किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में आज इस जो सफर के रूप जो तय किया उन्होंने, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को भी ये लगता है, चाहे वो जिस उम्र के भी लोग रहे हैं या मैं भी उस संगठन से जुड़ा हूँ, तो मुझे भी लगता है कि एक ये दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक सामान्य कार्यकर्ता, एक चाय बेचने वाला, एक गरीब परिवार का बालक, चाहे एक प्रचारकी जीवन जीने वाला, साधु संत के स्वरूप में एक त्यागी का जीवन जीने वाला व्यक्ति, पिछड़ा समाज से आने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो सकता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम खास पेशकश लेकर आए न्यूज 11 पे और इसमें पीएम मोदी के हर एक पहलू को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका जन्मदिन है और जन्मदिन है तो अब आने वाले दिन में उनके लक्ष्य क्या होंगे, किस तरीके से वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, वो तमाम चीजें हम जानेंगे। चर्चा भी हमारा लगातार जारी रहेगी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स भी हमें दिखाना जरूरी कि आखिर पीएम मोदी इस मुकाम तक पहुंचे कैसे, किस तरीके से उन्हें चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि शब्दों में पिरो पाना, शब्दों में बांध पाना उनके व्यक्तित्व को बहुत ही मुश्किल भरा। इसलिए रिपोर्ट्स हम तैयार करते हैं थोड़े से ताकि क्रिस्पी हो जाए और आप जान पाए उन चीजों को कम शब्दों में। तो नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त से हम ये कहानी आपको बता रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री वो बने, उसके बाद कैसे आज अब पीएम है वो। तो उन्हें कांटों का ताज मिला था। वजह उसके साथ, क्योंकि आप कहते हैं ना कि जब आपको कोई भी ऐसा पद मिलता है तो वो कांटों भरा ताज होता है, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी होती है और आपको वो उसी वक्त में आपको ऐसे मौके मिलते हैं जब आपको खुद को साबित करना होता है। लेकिन कहते हैं कि पूत के पांव पाले में नजर आते हैं। मोदी ने गुजरात में आए भूकंप के बाद महज 18 महीने के लिए सत्ता सौंपी गई थी उनको, लेकिन इस दरमियान उनका काम लोगों के दिलों में जगह बनाने में पूरी तरीके से कामयाब रहा। जनवरी 2001 में आए भयंकर भूकंप से भुज शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था और नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आपदा प्रबंधन और पुनर्वास के लिए जो सराहनीय कार्य किए गए वो अविस्मरणीय बन चुके हैं। और यही कारण है कि गुजरात का विकास मॉडल आगे जाकर देश के लिए एक उदाहरण बन चुका है। यही नेतृत्व क्षमता नरेंद्र मोदी को गुजरात से निकालकर देश के पटल पर ले आया था। एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की सफल यात्रा में गुजरात की माटी का बड़ा योगदान है। एक तो यह कि मोदी वहीं जन्मे और पले बढ़े। गुजरात में देश के नवनिर्माण की ताकत रही है। महात्मा गांधी भी इसी गुजरात के सपूत थे। गुजरात की इस माटी की ताकत को दूसरी बार देश ने नरेंद्र मोदी के रूप में देखा। प्रधानमंत्री के 7 साल के सफल कार्यकाल के पीछे गुजरात की पृष्ठभूमि शामिल रही है। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात को भूकंप की तबाही से उबारा, भुज जैसे शहर को आपदा की त्रासदी से निकाला। गुजरात में उद्योग धंधों के विकास से वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। गुजरात में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई उपाय और सुविधाएं की शुरुआत की गई। सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया। उद्योग के लिए सरकार की ओर से सुविधा देने में ये राज्य आगे रहा। गुजरात का नाम देश ही नहीं विदेशों में भी हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने नरेंद्र मोदी के गुजरात में शासन की तारीफ की थी। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी एक ताकत है। अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी भारत की ताकत का एहसास है। मित्र देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास उनकी दूरदृष्टि का घोतक है। उसी सोच और अंदाज के साथ वे आज भी काम करते हैं। काम करने की जिद और कड़े निर्णय लेने के लिए वे मशहूर है। उनके व्यक्तित्व और कुतित्व ने देश की कमान संभालने के लिए उन्हें ताकत दी है। 13 साल का गुजरात के मुख्यमंत्री का सफर यादगार है और आज 7 साल के प्रधानमंत्री का सफर भी कम जानदार नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश की रिपोर्ट। तो चलिए, बहुत सारे कनेक्शन तो हमने दिखा दिए, लेकिन झारखंड से भी प्रधानमंत्री का खासा लगाव है, खासा कनेक्शन है। देशभर की तरह झारखंड के बीजेपी मुख्यालय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन पूरी उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य भर में 71 जगहों पर लगातार 20 दिनों तक बीजेपी कार्यकर्ता अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की उपलब्धियों से जनमानस को परिचित कराएंगे। 71 जगह यानी कि 71वां जन्मदिवस है और 20 इसलिए क्योंकि 13 साल मुख्यमंत्रित्व काल के और 7 साल अभी तक प्रधानमंत्रित्व काल के, तो इसलिए 20 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूजा के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इस मौके पर झारखंड के बीजेपी मुख्यालय में विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, संगठन मंत्री धर्मपाल के अलावा वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त और पद्मश्री लोक गायक मुकुंद नायक को भी आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर नमो चित्र प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। यह चित्र प्रदर्शनी राज्य भर में 71 जगह लगातार 20 दिनों तक चलेगी, जिसमें बचपन से लेकर आज की तारीख तक प्रधानमंत्री की उपलब्धियों का सचित्र वर्णन होगा। हम 20 दिन के कार्यक्रमों की रचना हम लोगों ने किया। इसके तहत पर्यावरण में हम कैसे सुधार ला सके, इसलिए वृक्षारोपण पूरे प्रदेश में हम सब लोग प्रत्येक बूथ पर 5-5 बूथ वृक्ष लगाने का संकल्प लिए। प्रत्येक मंडल में ऐसे 2 तालाब को हम सफाई करके उसको शुद्ध करने का भी हम सब लोग काम करेंगे। हम वैक्सीनेशन को और तेजी से कैसे लाए, इसके लिए भी कार्य योजना बनी। इसके लिए दिव्यांग जो है उनकी सेवा हम कैसे करें, गरीब लोगों को अन्न जो प्रधानमंत्री ने अन्न भेजा उनको उनके हाथ तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी कार्यक्रम तय हुए। इसके अलावा आज के दिन नमो ऐप की भी शुरुआत की गई है। इस ऐप से आप केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। एक ऐसा ऐप है जो केंद्र सरकार की योजनाएं, मोदी जी की सरकार की योजनाएं और उन योजनाओं से कैसे लाभ उठाया जाए उसके बारे में पूरी जानकारी है। जो केंद्र की सरकार के नीतिगत फैसले हैं, मोदी जी के नीतिगत फैसले हैं, उसमें पूरी तरह से जानकारी मिलती है। समाज के गतिविधियों की जानकारी मिलती है। इस मौके पर समाज के विभिन्न तबकों के खिलाड़ियों और समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया और ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरीके से बीजेपी इकाई की ओर से विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हो। सेवा और समर्पण नाम ही दिया गया है क्योंकि एक जीती जागती मिसाल है सेवा और समर्पण की कि किस तरीके से उन्होंने अपने परिवार को त्यागा,
देश को अपना परिवार बना लिया और किस तरीके से वो लगातार काम करते रहते हैं, देश के लिए काम करते रहते हैं, और इसलिए सेवा और समर्पण अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है। हम वापस से अपने गेस्ट के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जब वो बीजेपी में शामिल होते हैं और बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और जब खासतौर से मोदी जी उस वक्त रहते हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है, तो उनके अनुभव को हम जानने की कोशिश करेंगे इस बार, क्योंकि हम देखिए लगातार टीवी में देखते हैं। क्योंकि मुझे ये याद है कि जब हम बीजेपी को कवर करने के लिए बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में होते थे तो एक बार मोदी जी आ गए थे और बहुत सारे पत्रकारों के बीच में आके हमें सेल्फी हमने ली थी। दुर्भाग्य से वो सेल्फी मेरे पास नहीं है, बहुत से पत्रकारों के लिए वो एक अमूल्य धरोहर वाली चीज बन गई है। तो इतने सर्वसुलभ तो देखिए प्रोटोकॉल तो होता ही है। सरोज जी, अनुभव आपका कैसा रहा है? आप ये मोदी के साथ क्या कभी इंटरेक्शन हुआ है, क्या किसी तरीके से आमना सामना कभी हुआ हो? तो जरा सा अनुभव आपका जानना चाहेंगे, उनका व्यक्तित्व कैसा है जब आप सामने से उन्हें देखते हैं, महसूस करते हैं उनके साथ बातचीत करने के दौरान? देखिए, वो जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे के नाते काम कर रहे थे और उस समय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय टीम में मैं था, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य थे। उस समय रामाशीष राय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, तो युवा मोर्चा के प्रभारी थे नरेंद्र मोदी जी। तो उनके साथ 2-3 बार जो है नज़दीक से भेंट हुई है और संबोधन भी उनका हम लोग को मिला है राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक में 2-3 बार, चूंकि युवा मोर्चा के प्रभारी के नाते। और एक बार मेघालय से, आसाम से मेघालय जब यात्रा का समापन हुआ था, सीमा सुरक्षा जागरण एक चला था पूरे देश भर में, तो उसका समापन आसाम में हुआ और मेघालय में जाके समापन हुआ। तो आसाम से मेघालय तक जाने का जो है एकदम आप समझ नहीं सकते हैं कि सूमो से 2 गाड़ी सूमो थी, 2 गाड़ी सूमो से, ये 2000 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, 2 गाड़ी से एकदम जो है हम लोग वहां मेघालय गए थे और कार्य समिति में भी उनको सुनने का मौका मिला है। किसी भी चीज को इतनी बारीकी से अगर आंदोलन करना है तो कैसे करना है, अगर किसी के लिए अगर किसी चीज के लिए आंदोलन करना है तो उससे कैसे करना है तो उनको लाभ मिलेगा, और जिसके लिए कर रहे हैं वो कैसे लाभ मिलेगा, और उस आंदोलन से कैसे उनका काम होगा, एक एक चीज बारीकी से बता। जितना अनुभव हम लोग देखा कि जितनी बारीकी से वदन, जैसे आपने एक चीज पूछा कि अभी कि ये सभी लोगों में लोकप्रिय है, बच्चों से लेकर के बूढ़े हर वर्ग के लोगों में लोकप्रिय है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ही ऐसे हैं जो बच्चों के पबजी के खेल से चाइना के खेल तक को समझते हैं। अगर वो गरीबों का दर्द समझ रहे हैं तो अगड़ी जाति में जो गरीब है, पिछड़ा है, अगड़ी जाति में जो गरीब है, उनका भी दर्द उन्होंने समझा। अगर पूरे दुनिया में अगर मित्र देशों की भाषा समझते हैं तो गद्दार देश जो दुश्मन देश है वो क्या करेंगे उस चीज को भी समझते हैं, खिलाड़ियों के भाव को भी समझते हैं। तो इसलिए कहने का सारे वर्ग के लोगों को हर चीज पर इतना अध्ययन और इतना समझ, मैं समझता हूं आप आप कभी मिले होंगे तो आप बता रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप समझिए ना कि इस इतने कम समय में और जिस तरह से उन्होंने काम किया पूरे देश में, और जिस तरह से अब तो पूरी बातें चर्चा में आप सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं कुछ बात बताऊं कि किस तरह से आपको उन्होंने कहां से कहां तक और कौन कौन सी चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो कैसे डायरेक्ट खाते में पैसे चले जाए कि ताकि भ्रष्टाचार रुके, उन तक पैसे पहुंचे। महिलाओं के जैसे गोस्वामी जी ने बताया, गोस्वामी जी से तो आज हम लोग सुनना चाहेंगे गोस्वामी जी से उनके बारे में, इसलिए मैं चाहूंगा गोस्वामी जी ही ज्यादा बोले। लेकिन मैं एक बात और आपको बताऊं कि आप झारखंड के से ही संदर्भ में देख लीजिए, पूरा देश तो अभी एक तरफ है, गोस्वामी जी बताएंगे और भी चर्चा होगी, लेकिन झारखंड में ही आप समझिए कि झारखंड से भी उनका कितना लगाव रहा है। अभी तक 12 बार झारखंड आए हैं, बिल्कुल 12 बार झारखंड आए। और मैं बता दूं कि झारखंड में पूरे देश में जो गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना जो है उसकी योजना का लॉन्च उन्होंने झारखंड से किया। ये याद है मुझे, योगा दिवस का यहीं से पूरे दुनिया को योग का शिक्षा जो है योगा दिवस के दिन यहीं से उन्होंने शुरुआत किया, यहीं योग दिवस पर आकर के ही प्रभात तारा मैदान पर उन्होंने योग किया। और कई झारखंड के लिए कई योजनाएं, चाहे आप देखें एम्स की स्थापना देवघर में, आप एयरपोर्ट ले लीजिए देवघर में, 4000 मेगा पावर प्लांट का उद्घाटन यहाँ थर्मल या पतरातू में। कहने का झारखंड के कई योजनाएं उन्होंने, मेरे ध्यान में है कई योजनाएं हैं, 5 मेडिकल कॉलेज का स्थापना, यहाँ सीटें बढ़ाना। तो झारखंड में कई उन्होंने काम, हजारीबाग से कोडरमा का जो रेल लाइन था, सिंदरी का
खाना का काम की अगर हम कई मैंने झारखंड के नहीं देखिए तो आप हर क्षेत्रों में। बिल्कुल। अरुण उरांव जी से हम एक बार फिर सवाल करते हैं, किसी कनेक्शन हमारा टूट गया था। अरुण उरांव जी से भी हम संपर्क करते हैं इस वक्त। अरुण उरांव जी, आपसे ये जानेंगे हम, ये देखिए कि लगातार, चूंकि आप जनजातीय समाज से आते हैं और लगातार ये अब इस वक्त ये कहा जाता है कि बीजेपी जनजातीय समाज का कल्याण नहीं कर सकती, तो जनजातीय समाज को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या? चूंकि आप बीजेपी से जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी के पास एक विजन है जनजातीय समाज को लेकर? खासतौर से मोदी जी की अगर बात करें तो मोदी जी किस तरीके से लेते जनजातीय समाज को? पंकज जी, मैं पेशे से डॉक्टर भी हूं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात जरूर रखना चाहूंगा कि किसी भी राजनेता, बड़े राजनेता की पहचान उसके साख की, उसके फैसले की चुनौती भरे क्षणों में होती है, और कोरोना से बड़ा कोई चुनौती इस देश पूरे विश्व के लिए हुआ नहीं। जी बिल्कुल। 1.5 साल पहले आप पंकज जी याद करिए, जब पहला फेज कोरोना का शुरू हुआ, तो जो बड़े सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्ट के, यूरोप के, अमेरिका, इनका क्या हाल हो गया, और हमारा देश जहां इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें माननीय मोदी जी ने उनके सही समय पे फैसले सारे राज्य को, जहां सिर्फ भाजपा नहीं दूसरे विपक्ष के पार्टी भी शासन कर रहे हैं, उन सबको कॉन्फिडेंस में लिया, कब लॉकडाउन करना है, कितना एरिया को लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन लिफ्ट कैसे धीरे धीरे करना है, एक मेडिसिन जो कोरोना में जरूरत है उसकी यूनिफॉर्म मेडिसिन की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई सेकेंड फेज में जो जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का सप्लाई। आप देखिए ये ऑक्सीजन की जब जरूरत पड़ी दूसरे फेज में, तो दुनिया के हर जगहों से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन को लाने के लिए नेवी, एयरफोर्स, रेलवे सबका इस्तेमाल किया, और बखूबी उन्होंने सेकेंड फेज को भी हैंडल किया। आपको याद होगा पंकज जी कि जब पहले हम लोग के जमाने में, जब हम लोग स्कूल में होते थे, तो जब बीमारियां होती थी, हैजा, तो वो वैक्सीन बनने में 10 साल लगते थे साहब। चेचक का टीका 5 साल 7 बिल्कुल वैक्सीन न सिर्फ अपने देश में विकसित किया गया, बल्कि भारत ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कई जरूरतमंद देशों को निर्यात किया। ये कितना बड़ा काम हुआ। तो ये चैलेंज, कोरोना का जो पूरा दुनिया का बड़ा चैलेंज था, उसको बहुत इफेक्टिवली हैंडल किया पहले दूसरे फेज में, और दूसरे फेज में जब वैक्सीनेशन की रफ्तार निश्चित तौर पर कोरोना को लेकर जो जितना बड़ा हमारा जो जनसंख्या हमारे देश के उस मुकाबले देखें तो विकसित देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से प्रबंधित किया गया कोरोना को, और निश्चित तौर पर विजन पीएम मोदी का ही रहा। गोस्वामी जी से एक बार फिर से हम यहाँ पर उनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, वो भी छात्र राजनीति से जुड़ते हुए प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति तक पहुंचे हुए वो भी। गोस्वामी जी, पीएम मोदी की वो कौन सी सबसे खास बात है जो आपको लगता है कि जो उन्हें दूसरे राजनेताओं से बिल्कुल अलग करती है? वो कौन सी, क्योंकि जाहिर सी बात हमने पहले भी कहा कि शब्दों में बांध पाना, बता पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी की यूएसपी होगी जो बहुत बड़ी खासियत होगी जो दूसरों में आपको नजर नहीं आई आज तक आपके राजनीतिक जीवन में किसी भी नेता में। देखिए, इस दशक में 4 बड़ी घटनाएं इस देश में हुई है। एक वर्षों से, या हम कह सकते हैं कि सदियों से, केवल भारत ही नहीं तो दुनिया के अधिकांश देशों में रहने वाले, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाले ऐसे करोड़ों लोगों के इच्छा रहती थी कि सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर जो राम लला का जन्म हुआ था, वहां भव्य राम मंदिर बने। मुगल काल से लेकर अंग्रेजों तक वहां बाधाएं खड़ी करती गई, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण न सब बाधाएं टूटी, और माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद वहां पर भव्य मंदिर का भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। आपको मैं बताऊं, हमारे देश में रहने वाले अनेक मुस्लिम समाज, तो मुस्लिम समाज में जो बेटी है उनके 3 तलाक के आधार पर उनका जो भविष्य अंधकारमय हो जाता था, उस बेटी का भाई और बेटी का बाप उसके दर्द को समझ सकता था, लेकिन देश में कोई राजनेता हिम्मत नहीं जुटाया कि 3 तलाक कानून को जो है निरस्त किया जाए, 3 तलाक को, और हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, जो मुस्लिम बेटियां हैं, उनको जो है न्याय मिले। इसी प्रकार से अब तो अफगानिस्तान का मामला हुआ, तालिबान शासन हुआ, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख जो वहां प्रताड़ित करते गए,
बड़ी संख्या में भारत आते गए। भारत के चारों कोने से ये आवाज आती रही कि इनको नागरिकता मिले, लेकिन किसी राजनेता ने हिम्मत नहीं जुटाया और नागरिक संशोधन कानून संसद में पारित कराकर ऐसे लोग जो केवल धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए जाते हैं उनके लिए सीएए कानून बनाया। और चौथी बात जो सबसे बड़ी बात थी कि कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की समस्या तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की कोख से निकला है। अब जब धारा 370 के कारण शेष भारत से बिल्कुल अलग था, वहां पर शेष भारत के लोग नौकरी नहीं कर सकते थे, जमीन नहीं ले सकते थे, और तो और हमारे एसटी एससी का रिजर्वेशन भी वहां नौकरी और पढ़ाई में नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वहां के अलगाववादी भावनाओं को वहां पर दूर करते हुए धारा 370 को निरस्त कराया, 35A को निरस्त किया। आज जन्माष्टमी के जुलूस निकलते हैं, आज बड़ी संख्या में लाखों सैलानी आज घाटी पर जाते हैं, अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा सकुशल होता है। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय संस्कृति का मामला है, राष्ट्रीय अस्मिता। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि पिछले साल जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP लागू हुआ, हमारे देश में LKG से लेकर मैनेजमेंट, मेडिकल, इंजीनियरिंग तक पढ़ने वाले 52 करोड़ विद्यार्थी हैं जी। अब हमारे भारतीय मूल्यों के आधार पर शिक्षा हो, मातृभाषा में शिक्षा हो, और +2 करने के बाद बेरोजगारों की कतार में युवा खड़े नहीं हो, उनको स्वरोजगार मिले, ऐसे कई विषयों को लेकर के भारतीय शिक्षा में एक नई पुनर्रचना करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और हम कह सकते हैं कि एक बेहतर मानव संसाधन, एक चरित्रवान मानव संसाधन, एक नैतिक मूल्यों से सरोवर मानव संसाधन हम भारत में और दुनिया को हम देंगे। और जो एक बात की चर्चा भी हो रही थी, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आप देखेंगे दुनिया में 193 देशों में कई देशों की जनसंख्या तो 1 करोड़ से 2 करोड़ है। आज तो 2 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया। आज टीकाकरण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का कमाल है। जहां 2 करोड़ 3 करोड़, जर्मनी की जनसंख्या कितनी है यूनाइटेड किंगडम का 5 करोड़ 8 करोड़, और आज तो 2 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो गया। ये लीडरशिप है। इसलिए कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो निर्माण है, एक नवीन भारत जो स्वामी विवेकानंद ने सोचा था, जो महात्मा गांधी सोचा करते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोचा करते थे, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की तरुणाई, इस देश के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी सभी मिलकर एक श्रेष्ठ भारत। और हम सबको खुशी है भारतवासियों को कि हम अपने आंखों के सामने भारत को एक महाशक्ति हुआ। आज बताइए 193 सदस्यों में से 183 लोगों ने वर्ल्ड कोर्ट का चीफ जस्टिस भारत का चुना गया। बिल्कुल। हमारे यहाँ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कार्यकारी अध्यक्ष भारत बना है। राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र का, उसका स्थायी सदस्य हम चुने गए। तो आज वैश्विक मान्यता है और भारत का नेतृत्व दुनिया के लोग स्वीकार करने लगे हैं। तो 193 देशों में 183 देश हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आज नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के तो सर्वमान्य नेता हैं ही, लेकिन दुनिया के जो महाशक्तियां हैं, जो बड़े G8 के देश हों या जितनी देश है, राष्ट्रमंडल के देश हों, सभी की चाहत रहती है कि नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे अध्यक्ष बने, वो अध्यक्षता करे। और वो जो कहता है, भारत जो कहता है, वो दुनिया की आवाज बने। तो हम एक गर्व के साथ कह सकते। पहले क्या होता था, भारत के राष्ट्राध्यक्ष जाते थे तो उसके न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत छोटा सा एक कॉलम का आता था। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, चाइना जाते हैं, बिल्कुल। हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए मैदानों में आते हैं, 6 घंटा वेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस देश के जो देश में मूड बदल रहा है। आज राष्ट्रपति भवन लोग जाते हैं, आज क्या होता है कि गीता का अनुवादित गीता उनको प्रेजेंट किया जाता है, राम मंदिर का मॉडल दिया जाता है। हमारी संस्कृति, हमारी जो विरासत है, हम कौन थे, हमारी भारत की सांस्कृतिक मूल्यों का आज जिस प्रकार से सम्मान बढ़ा है, ये मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता था। और मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया खड़ी है और दुनिया के विकसित और विकासशील देश मोदी जी के तरफ, भारत के तरफ मुंह बाए खड़े हैं कि भारत का नेतृत्व से दुनिया में सुख, समृद्धि और शांति दुनिया में हासिल होगा। बिल्कुल। तो आप तमाम मेहमानों से बात बहुत करनी थी, क्योंकि बात का जो हमने विषय आज रखा है, ये विषय इतना ज्यादा बड़ा है कि हम इस पर घंटों महीनों तक बात करते रह सकते हैं। लेकिन ये विषय और इस टॉपिक से जुड़े जो तमाम इसके पॉइंट्स है वो आते रहेंगे और चर्चा होती रहेगी। लेकिन फिलहाल हमें आप लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी। फिर भी एक हम ये चाहेंगे जाते जाते अमरदीप जी से जानना कि 13 का जो आंकड़ा है वो कहा जाता है बड़ा शुभ है बीजेपी के लिए। 13 दिन 13 महीने की सरकार वाजपेयी जी की थी,
13 महीने मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के मोदी जी। अब 7 साल हो गया है और अगले 6 साल तक के लिए तो निश्चिंत है कार्यकर्ता आपके, क्या करेंगे आप लोग? बहुत संक्षेप में, बस 30 सेकंड 1 मिनट में देखिए। अच्छा, हम सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 24/7 हम लोग संकल्पित रहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस भारत देश को मिले और जिस प्रकार से वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मूल मंत्र के साथ काम कर रहे हैं, मजबूत नेता, निर्णायक सरकार के रूप में काम कर रहे हैं, तो आने वाले वर्षों में जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 2014 से अभी वर्तमान 2021 और 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के रूप में उनका जो शासन रहा वो बेदाग रहा और बेबाक रहा और दृढ़ निश्चयी रहे। तो कई ऐसे मौके आए कि लोगों ने उनकी आलोचना की, कई ऐसे उदाहरण है कि लोगों ने उनका कहा कि चाय बेचने वाले हैं, कई ऐसे शब्दों से उनको अपमानित किया गया और कई न्यायालयों में उनको घेरा गया लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, लेकिन उन्होंने जो शासक के रूप में दिखाया, वो तमाम चीजें तो पुरानी पड़ गई, सभी पुरानी पड़ गई। और एक आज वर्तमान में इस वक्त देश के सर्वमान्य नेता हैं और विश्व में भारत को लगातार एक मुकाम पर पहुंचाते जा रहे हैं, विश्वगुरु बनाते जा रहे हैं। आप तमाम हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रकाश डाला मोदी जी के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई अपने अनुभवों को साझा किया, दर्शकों को बताया कि किस तरीके से मोदी जी का विजन है, कैसे मोदी जी जनता को लेकर सोचते हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो राह तय करते हैं और कैसे लक्ष्य देते हैं तमाम लोगों को। तो निश्चित तौर पर मोदी जी को जान पाना, समझ पाने के लिए बहुत वक्त चाहिए होगा और फिलहाल अगर उनका नेतृत्व मिल रहा है तो हमें वक्त की जरूरत नहीं, उन्हें वक्त मिलता रहे, वो दीर्घायु रहें, वो स्वस्थ रहें और लगातार देश को एक बेहतरीन नेतृत्व प्रदान करते रहें, यही हमारी कामना है। तो खास पेशकश में इतना ही और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए लगातार बने रही न्यूज़ भारत के साथ। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.